चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कटौती प्रस्ताव, यानी कि हमारा जो है बजट से संबंधित, बजट एवं राजकोषीय नीति से संबंधित यहाँ पे क्लास चल रही है, लेक्चर चल रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले जो है बहुत सारी चीज़ें जाने थे बजट से संबंधित, जिसके बारे में आप जो है पीछे की जो क्लास है उसको अगर देख लेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम देखने वाले हैं कटौती प्रस्ताव, यानी कि इसको बोला जाता है कट मोशन, कट मोशन इसको बोला जाता है। तो यहाँ देखिए सामान्य रूप से अगर बात करें तो ये अलग अलग प्रकार से बांटे गए हैं कटौती प्रस्ताव। तो विपक्षी दल का मतलब क्या होता है, जैसे सत्ताधारी दल होता है और एक होता है विपक्षी दल। तो यहाँ पे सत्ताधारी दल के जो अपोजिट में होते हैं यानी विपक्षी दल होता है, उसके अनुदान जो संबंधी मांग है उसके प्रति असहमति व्यक्त करना। मतलब सत्ताधारी दल की जो मांगे है वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी चलेगी, परंतु विपक्षी दल की कुछ मांगे होती हैं अनुदान से संबंधित, उसको यहाँ पे कैंसिल करना, मतलब क्या कहलाता है, कटौती प्रस्ताव यहाँ देख सकते हैं। तो सरकार की मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करने की एक विधि होती है जिसको कटौती प्रस्ताव में प्रस्तुत करना पड़ता है। और कटौती प्रस्ताव सामान्यतः पारित नहीं हो पाते क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है, यानी कि सत्ताधारी जो होती है, सत्ताधारी दल, उसका बहुमत होता है। कटौती प्रस्ताव का वास्तविक महत्व क्या होता है कि इसके माध्यम से कुछ विशेष अनुदान मांगों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। और ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तीन चीजें हमको देखने मिलती हैं, तो तीनों को हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे नीतिगत प्रस्ताव की बात करें, नीतिगत कटौती प्रस्ताव की बात करें तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, जो सरकार की नीतियां होती है उसमें क्या करना, असहमति व्यक्त करना। इसमें कहा जाता है कि अनुदान की इस मांग को लगभग समाप्त करके मात्र 1 रुपया कर दिया जाए, ठीक है, 1 रुपया कर दिया जाए। तो ये होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। दूसरा होता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। मतलब क्या होता है, इसमें नीतियों के प्रति नहीं बल्कि मांगी गई संपूर्ण राशि के प्रति, यहाँ पे नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है और यहाँ पे राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। और इसमें राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। कभी कभी यह किसी मांग को पूर्णतः समाप्त करने के लिए भी होता है। तो जो पैसों की मांग है उसको पूर्णतः असहमति व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आर्थिक कटौती होती है। नीतियों के लिए यहाँ पे असहमति व्यक्त करने के लिए नीतिगत कटौती प्रस्ताव होता है। तीसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक यहाँ पे अगर देखें तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य केवल अपनी असहमति का प्रदर्शन करना होता है, मतलब संकेत के रूप में सिर्फ प्रदर्शन करना होता है, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए केवल अपनी असहमति का प्रदर्शन करना होता है और इसमें जो होता है प्रस्ताव किया जाता है कि सरकार द्वारा पेश की गई मांग में 100 रुपये की कमी कर दी जाए। तो ये चीज़ें होती है तीन। तो तीन चीज़ें हमने देखें कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे बजट के आंकड़े। बजट के आंकड़े यानी कि डेटा इन द बजट, इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमको कुछ अन्य चीज़ें देखने मिलेगी, यानी जो केंद्रीय बजट होता है, ठीक है, केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र अथवा जो उससे संबंधित जो अन्य जो क्षेत्र है, सब एरियाज यानी कि उप क्षेत्र की बात करें तो उसके लिए जो आंकड़े होते हैं उनको अलग अलग भागों में यहाँ पे बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग भाग क्या हो सकते हैं। पहला तो होता है पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े यहाँ देखने को मिलते हैं बजट के संबंध में। और दूसरा होता है चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम आंकड़े, चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम आंकड़े यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है अगले वित्तीय वर्ष के जो बजट का आंकलन है वो देखने को मिलता है। तो देखिए पिछले वर्ष के जो वास्तविक आंकड़े हैं उसको बोला जाता है एक्चुअल डेटा, ठीक है, एक्चुअल डेटा इसको बोला जाता है। उसके बाद चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम आंकड़े यानी कि इसको बोला जाता है प्रोविजनल एस्टिमेट्स बोला जाता है। और अगले वित्तीय वर्ष के जो बजट का आकलन है उसको बोला जाता है बजटरी एस्टिमेट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है, तीन चीज़ें, यानी कि केंद्रीय बजट में तीन चीज़ों को शामिल किया जाता है। उसके बाद सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में कुछ अन्य आंकड़े भी हमको देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत बात करें तो हमको संशोधित अनुमान देखने को मिलता है, त्वरित अनुमान देखने को मिलता है, अग्रिम अनुमान देखने को मिलता है। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। यानी संशोधित अनुमान का मतलब क्या होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है। क्विक यहाँ पर त्वरित अनुमान मतलब क्विक एस्टिमेट्स होता है और अग्रिम अनुमान मतलब होता है एडवांस एस्टिमेट। तो यहाँ देखिए पहला जो होता है संशोधित आकलन जो होता है मूलतः बजट के आकलन, ठीक है, अथवा अस्थायी आंकड़े का वर्तमान जो आकलन है उसको देखा जाता है यहाँ पर संशोधित अनुमान में, और यह वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है और ये अंतरिम आंकड़े भी होते हैं। दूसरा होता है त्वरित अनुमान। त्वरित अनुमान का मतलब क्या होता है, त्वरित अनुमान एक प्रकार का संशोधित आकलन है जो अधिक जो होता है नवीनतम स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, तथा कुछ क्षेत्र जो होते हैं, कुछ क्षेत्रों के लिए भविष्य के अनुमानों को प्रदर्शित करने में भी काफ़ी उपयोगी होता है और ये भी अंतरिम आंकड़े होते हैं। नेक्स्ट जो होता है अग्रिम अनुमान। अग्रिम अनुमान मतलब जो एडवांस एस्टिमेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए
अग्रिम अनुमान जो होता है, अग्रिम आकलन एक तरह का तात्कालिक आकलन होता है जो अंतरिम चरण यानी कि जब आंकड़े को एकत्रित किया जाता है उसको बोला जाता है अंतरिम चरण। इससे पहले ही किया जाता है और ये अंतरिम आंकड़े होते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमको देखने मिली, तीन यहाँ पे देख लिए, तीन यहाँ, तो ये बजट के आंकड़े कहलाते हैं जिसके अंतर्गत जो है मतलब जिसको सभी को बजट में शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है बजट। भारतीय बजट का दस्तावेजी स्वरूप क्या होता है। तो देखिए दस्तावेजी स्वरूप मतलब कंप्लीट रूप से जो बजट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती है, वो सारी चीज़ यहाँ मिलाकर बजट का दस्तावेज बनता है। तो बजट के दस्तावेज में क्या क्या चीज़ होती है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ देखने को मिलती है वित्त मंत्री का भाषण यानी कि स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद वार्षिक वित्तीय कथन देखने को मिलता है, फिर बजट का सार देखने को मिलता है, वित्त विधेयक देखने को मिलता है, बजट की प्राप्तियाँ, बजट के व्यय, इसके अलावा अनुमान बजट। ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, यहाँ पे जो भारतीय बजट है उसके दस्तावेजी स्वरूप के अंतर्गत। तो पहली चीज़ देखिए वित्त मंत्री का भाषण। वित्त मंत्री का भाषण मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए भारत के वित्त मंत्री जो है, चलिए बताइए वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है भारत में, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत के जो वित्त मंत्री है उसका बजट भाषण दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है, दो भागों में विभाजित होता है। तो पहला जो भाग है, पहले भाग के अंतर्गत जो होता है आर्थिक तथ्य। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने मिलते हैं, आर्थिक तथ्य देखने मिलते हैं। और दूसरे भाग में प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष जो कर है उनके विषय में चर्चा की जाती है और कर इनके विषय में चर्चा करते हुए देश की आर्थिक नीतियों का विवरण यहाँ पे दिया जाता है। तो ये वित्त मंत्री का भाषण होता है। दूसरा होता है वार्षिक वित्तीय कथन। वार्षिक वित्तीय कथन मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत बात करें तो वित्त मंत्री अपने भाषण के दौरान वार्षिक वित्तीय कथन के अंतर्गत आगामी जो वर्ष है, आगामी वर्ष मतलब अगर 20-21 चल रहा है, 20 चल रहा है तो 21 वाला, और 21 चल रहा है तो 22 वाला। तो वित्त मंत्री अपने भाषण के दौरान वार्षिक वित्तीय कथन के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए समस्त जो अनुमानित सरकारी आय है, तो समस्त जो आय है प्लस उसके व्यय है, ये सरकारी आय और सरकारी व्यय है, उस पर विस्तृत टिप्पणी करने का प्रस्तुत मतलब जो है टिप्पणी प्रस्तुत करने का काम करते हैं। साथ ही हम देखें बजट का सार होता है। ठीक है, तो इसको समरी ऑफ बजट बोला जाता है और इस दस्तावेज में संपूर्ण बजट का संक्षिप्त रूप दिया जाता है। संपूर्ण बजट का संक्षिप्त रूप यहाँ दिया जाता है। ठीक है, जिसमें स्टेट की अगर बात करें तो ये राज्य होगा प्लस यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को दी जाने वाली जो धनराशि है उसका विवरण कहाँ होता है, बजट के सार में होता है। उसके बाद देखिए वित्त विधेयक देखने को मिलता है जिसे फाइनेंस बिल बोलते हैं। वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल बोलते हैं। बजट के इस दस्तावेज के में जो है सरकार द्वारा प्रभावित या प्रस्तावित कर सभी जो कर है, कर प्रणाली का विवरण होता है। ठीक है, साथ ही बजट की प्राप्तियाँ देखने को मिलती है जिसे बजट रिसिप्ट्स बोलते हैं। तो इस भाग की अगर बात करें, इस भाग में सरकार को प्राप्त होने वाली समस्त जो आय है, ठीक है, समस्त आय प्लस घरेलू और विदेशी जो ऋण होते हैं, घरेलू और विदेशी जो ऋण होते हैं, इन सभी का विवरण कहाँ पे होता है, बजट प्राप्तियाँ में होता है। उसके बाद बजट से संबंधित व्यय होते हैं जिन्हें जिन्हें बोला जाता है बजट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे बजट जो व्यय होते हैं उसके दस्तावेज में सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों की योजनागत और गैर योजनागत मदों के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय है उनका विवरण होता है। यानी कि व्यय से संबंधित पूरा लेखा जोखा बजट के व्यय में होता है। फिर एक होती है अनुमान, ये अनुमान नहीं है, ये है अनुदान मांग। ठीक है, ये अनुदान मांग है। तो अनुदान मांग में क्या होता है, अनुदान की मांग में सरकार की मांगों का सारांश यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये अनुदान मांग दस्तावेज में देखने को मिलता है। ठीक है, अनुदान मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे 26 दिनों की इसकी अवधि होती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है और ये कंप्लीट रूप से देखने को मिलता है भारतीय बजट का दस्तावेजी स्वरूप। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमने देखे यहाँ पे। इसके बाद हमको तीन फैक्ट देखने को मिलते हैं। तीन फैक्ट यहाँ पे देखिए, एक तो होता है लेखानुदान, एक होता है प्रत्ययानुदान और एक होता है अपवादान अनुदान। ठीक है, अपवादा अनुदान। तो यहाँ पे होता क्या है, तो पहला तो होता है लेखानुदान। लेखानुदान का मतलब क्या होता है, लेखानुदान यहाँ सबसे पहले तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 116 की, मतलब जो संविधान है, संविधान में आर्टिकल नंबर 116, इसके अंतर्गत हमको ये तीन चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवाद अनुदान। तो पहला होता है लेखानुदान, यानी कि इसको बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट इसको बोला जाता है और यह एक अग्रिम व्यवस्था है। अग्रिम व्यवस्था मतलब पहले से। ठीक है, संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक यहाँ पे पारित होना आवश्यक होता है। विनियोग विधेयक का मतलब आर्टिकल नंबर 114 जो होता है संविधान में, विनियोग विधेयक यहाँ पे पारित होना आवश्यक होता है। परंतु
यदि किसी कारणवश मतलब किसी कारणवश किसी वित्तीय वर्ष के कुछ भाग के लिए अनुमानित जो व्यय है उसके हेतु विनियोग विधेयक पारित करना संभव ना हो तो लोकसभा ऐसे वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए क्या करता है, भारत की संचित निधि से क्या करते हैं, अग्रिम अग्रिम अनुदान यहाँ पे मतलब जो संचित निधि है उससे अग्रिम अनुदान दे सकती है। तो ये होता है यहाँ पे लेखानुदान। मतलब अगर बात करें लेखानुदान की तो संघ सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो इसे ही अग्रिम अनुदान कहा जाता है। ठीक है, अग्रिम अनुदान कहा जाता है मतलब संचित निधि से किसी मतलब जो भारत की संचित निधि से धन निकालने की जो अनुमति है संघ सरकार या केंद्र सरकार को, तो इसी को क्या बोला जाता है, अग्रिम अनुदान यहाँ पे बोला जाता है। दूसरा होता है प्रत्यय अनुदान। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन क्रेडिट इसको बोला जाता है प्रत्यय अनुदान को। और जब किसी सेवा के अति विशाल होने या फिर उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी जो मांग है उसके विवरण को वार्षिक बजट के साथ देना संभव नहीं हो सकता, तो ऐसी जो मांग है उसको क्या करते हैं, लोकसभा में संचित निधि, लोकसभा जो है संचित निधि से धन प्रदान कर सकती है। मतलब किसी अन्य तरीके से उसको अगर जो है वार्षिक मतलब जो है विवरण जो भी मांग है उसके विवरण को वार्षिक बजट के साथ देना संभव नहीं होता, तो लोकसभा के द्वारा ये काम किया जाता है कि वो संचित निधि से इसका जो है अनुदान प्रदान करे। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रत्यय अनुदान बोला जाता है। फिर होता है अपवाद अनुदान, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रांट्स इसको बोला जाता है। तो एक्सेप्शनल मतलब अपवाद, ठीक है, अपवाद अनुदान यहाँ पे होता है। तो यहाँ देखिए लोकसभा जो होता है किसी विशिष्ट प्रत्यायोजन या किसी विशिष्ट कार्य के लिए किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं है, अर्थात जो बजट में शामिल नहीं है, इसे अपवाद अनुदान यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, जो बजट में शामिल नहीं है मतलब अपवाद अनुदान इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेखानुदान, प्रत्यय अनुदान, अपवाद अनुदान। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बजट के अवयव। तो बजट के अवयव की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको देखने मिलती है बजट के अवयव के अंतर्गत, जैसे इसे कंपोनेंट्स ऑफ बजट बोला जाता है। तो यहाँ देखिए हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है बजट के अवयव के अंतर्गत, एक तो सार्वजनिक आय देखने को मिलती है जिसे पब्लिक इनकम बोला जाता है, और दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय देखने को मिलता है जिसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले हम थोड़ा सा जो है इसके बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक होता है मतलब जो सार्वजनिक आय है उसके अंतर्गत हम देखें तो एक होती है राजस्व की प्राप्तियाँ, ठीक है, एक होती है पूंजीगत प्राप्तियाँ। अब राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है, एक तो कर जो आय है, कर आय यानी कि हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों से जो प्राप्त होती है वो उसको कर आय बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है लाभ एवं लाभांश से संबंधित आय, उसके बाद मतलब प्राप्तियाँ, ब्याज से संबंधित जो प्राप्तियाँ होती है, करेत्तर या गैर कर से संबंधित जो प्राप्तियाँ होती, ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो इनको विस्तार से हम जानेंगे आगे। फिर उसके बाद देखिए पूंजीगत प्राप्तियों की अगर बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है निवल घरेलू ऋण यहाँ देखने को मिलता है, उसके बाद निवल विदेशी ऋण देखने को मिलता है। निवल का मतलब शुद्ध होता है, ठीक है, शुद्ध घरेलू ऋण देखने को मिलता है, शुद्ध विदेशी ऋण, फिर ऋण की वापसी देखने को मिलती है, लोक लेखा प्राप्तियाँ देखने को मिलती है। तो ये कंप्लीट रूप से राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ दोनों मिलकर क्या बनाती है, सार्वजनिक आय यहाँ पे बनाती है जो बजट है उसके अवयव के रूप में। अब उसके बाद देखिए हमको देखने को मिलता है क्या, सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत भी यहाँ पे दो चीज़ें शामिल की जाती है, कौन कौन सी, एक तो राजस्व व्यय शामिल किया जाता है, दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। अब यहाँ बात करें राजस्व व्यय की, तो राजस्व व्यय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है। राजस्व व्यय के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है गैर विकासात्मक जो राजस्व व्यय है वो देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ देखें तो हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है विकासात्मक राजस्व व्यय। अब यहाँ गैर विकासात्मक राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकारी सेवाओं पर होने वाला जो व्यय है, सरकार की जो सब्सिडी है, सरकारी सब्सिडी, ब्याज का भुगतान, सरकारी अनुदान, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, गैर विकासात्मक राजस्व व्यय के अंतर्गत। उसके बाद देखिए विकासात्मक राजस्व व्यय की अगर बात करें तो सामाजिक एवं सामुदायिक जो सेवाएं है उस पर किया जाने वाला व्यय। उसके बाद सामान्य आर्थिक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय जिसके अंतर्गत विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन पर व्यय होता है। कृषि एवं सहायक सेवाओं पर होने वाला व्यय, विद्युत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर जो व्यय होता है वो शामिल किया जाता है। परिवहन एवं संचार संबंधी व्यय, लोक निर्माण से संबंधित व्यय, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान, उसके बाद राज्यों को सांविधिक अनुदान, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत शामिल की जाती है, ये शामिल की जाती है विकासात्मक राजस्व व्यय के अंतर्गत। अब होता है एक पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय क्या होता है, वे व्यय जो भविष्य के वर्षों में भी लाभ प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, उदाहरण के रूप में सड़क है या फिर जो भी, मतलब हम अगर बात करें
तो वो जो पूंजीगत व्यय होते हैं, मतलब जो ऐसे कुछ स्थापना कर दी गई है सार्वजनिक सेक्टर के कुछ चीज़ों की, और बाद में जो है वो लाभ प्रदान कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो पूंजीगत व्यय इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो ये कंप्लीट रूप से हमने देखे यहाँ पे बजट के अवयव, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ बजट, एलिमेंट्स या हम कब बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट, इनको बोला जाता है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखें। अब यहाँ हम जो है विस्तार से इसके बाद हम देखेंगे जो बाकी की चीज़ है वो यहाँ पे देखेंगे। तो थोड़े सा और देख लेते हैं, जैसे दो चीज़ और यहाँ देखिए, पूंजी मतलब यहाँ पे हमको राजस्व की प्राप्तियाँ देखने को मिलती है, और एक होती है पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो देखिए ये जो होती है जिसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है और यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। तो ये जो होती है प्राप्तियाँ सरकार की देयता की जो स्थिति है उसको प्रभावित नहीं करती, परंतु ये जो सरकार की देयता है उसकी स्थिति को प्रभावित करती है। इससे परिसंपत्तियाँ कम हो जाती है अथवा देनदारियाँ जो होती है वो बढ़ते जाती है। फिर यहाँ राजस्व प्राप्तियाँ में राजस्व प्राप्तियाँ भावी यानी भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए कोई कर का भार उत्पन्न नहीं करती, परंतु ये जो होती है भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए दायित्व उत्पन्न करती है, यानी कि भार उत्पन्न करती है। उधार लिया गया ऋण अपनी अदायगी के लिए भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए दायित्व होता है। फिर यहाँ देखिए जो राजस्व प्राप्ति है उसका उच्च स्तर, जैसे कर की प्राप्तियाँ अर्थव्यवस्था इसकी बेहतर वित्तीय स्थिति का को जो है प्रकट करता है। साथ में इसमें अगर देखें तीसरे में पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर, यानी कि आधा उधार है तथा विनिवेश है, अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति है उसको प्रकट करता है। ये दोनों चीज़ हमारे जो है कुछ कॉन्सेप्ट थे ये यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राजस्व प्राप्तियाँ विस्तार से यहाँ जानेंगे। तो आई होप अभी का जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़े वो समझ में आ गई होगी आपको, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम में यहाँ जो है चर्चा परिचर्चा में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।